नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हमारे देश में हर साल लाखों युवा जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं और अफसर होने का अपना जो सपना है वो पूरा कर पाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल यूपीएससी क्वालिफाई किया बल्कि 3 दशक तक एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम भी किया, लेकिन अचानक से एक दिन एक आईपीएस की जॉब को छोड़कर वो राजनीति में शामिल हो गए। आज हमारे साथ हैं यूपी गवर्नमेंट में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल कि कैसे अचानक से एक दिन कैसे मन बदला? क्या कोई इसके पीछे की कहानी है या बस एक दिन अचानक? नहीं, कहानी है बिल्कुल, लेकिन कहानी बहुत छोटी सी है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह काम करती है। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, उनका भी हर साल प्रशिक्षण वर्ग होता है, उनको सुधारा जाता है, उनको मांझा जाता है जी। और साथ साथ मेरे जैसे लोग जिनकी विशेषज्ञता को देखते हुए पार्टी उनको आमंत्रित करती है, शामिल करती है। और मैं अकेला नहीं हूँ, यूपी सरकार में अगर देखें तो हमारे 8 ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 डॉक्टर्स हैं, मीडिया से कई लोग हैं, सरकारी सेवा से भी हैं, केंद्र में देखें तो वहाँ भी बहुत से लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत करती है। तो भारतीय जनता पार्टी आपको आमंत्रित कर सकती है, जैसे मुझे किया गया, या स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। और बीजेपी अपने लीडरशिप को हमेशा बेहतर करने के लिए काम करती है। ऐसी ही एक योजना का हिस्सा मैं भी। आप भी हैं सर। 3 दशक तक आपने आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम किया है, एक रुतबे वाली जिंदगी कह सकते हैं, आगे पीछे पुलिस वाले, लेकिन अचानक से एक दिन आप जनता के बीच में उतर आते हैं। कितना बड़ा फर्क महसूस हुआ जब पहली बार आप जनता के बीच में इस तरह से आए? किसी बात का कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए? बिल्कुल नहीं, और कोई बहुत बड़ा अंतर मैं महसूस नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा अंतर केवल ये कि आप इलेक्शन एक लड़ा और इलेक्शन आगे भी लड़ना हो सकता है। बाकी काम, समस्याओं को हल करना, सिस्टम्स को सुधारना, लोगों के अगर कोई व्यक्तिगत झगड़े हैं उनको निपटाना, हाँ यहाँ पे थोड़ा कैनवास बड़ा है। पहले केवल पुलिस संबंधित काम देखते थे, अन्य विभाग के काम होते थे तो फिर उस विभाग के पास भेजते थे, पर अब विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हम सभी विभागों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूर है कि अब जवाबदेही बहुत ज़्यादा है जी। जब हम सरकारी सेवा में तो एक बार परीक्षा पास हो जाती है तो फिर जीवन भर की स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिल जाता है। और राजनीति में हर 5 साल में वो एग्ज़ाम देना होता है, जिसकी वजह से जो चयनित लोग हैं वो मैं समझता हूँ ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। तो ये अंतर निश्चित रूप से महसूस होता है। सर, आपके फादर भी आईपीएस अधिकारी रहे और आप खुद भी आईपीएस अधिकारी थे। अचानक से आपने ऐसा फैसला लिया, और हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं, नौकरी, खासतौर से सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी इमोशनल होती हैं। जब अचानक से आपने घर पर ये बताया अपने फादर को, फैमिली को, कि नहीं अब मैं अपनी जॉब छोड़कर मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? शॉक लगा क्या? निश्चित रूप से पहले तो, बल्कि जब मेरे पास ही ऐसा सुझाव आया तो मुझे लगा कि शायद ये कोई गंभीरता से नहीं कहा जा रहा है, कोई मजाक की सी बात होगी। लेकिन फिर जब लगा कि तो वाकई गंभीर बात है, तो परिवार में मैंने चर्चा की। और आपकी बात सही है, पिताजी माताजी तो दुनिया में नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है और बेटे हैं। और जाहिर बात है ऐसी चीज़ कोई बड़े खुले मंच पे चर्चा भी नहीं हो सकती थी, तो सब लोग के मन में बहुत सारे संशय थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा मौका भी ना, बहुत बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी मुझको दे रही है। जो सरकारी सेवा में मैंने काम किया, अब हाँ रिस्क ज़्यादा है, लेकिन काम करने का मौका भी निश्चित रूप से ज़्यादा है। और उसी का लाभ उठाते हुए, उसी में सहमति देते हुए मैं कन्नौज गया और पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी 26 साल के बाद कन्नौज से जीती। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा और अब समाज कल्याण मंत्री के रूप में काम करने का लाभ मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सर, जब आप पुलिस में थे, एक बेहद कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे, अपराधी जो हैं आपके नाम से डरते भी थे। अब जब आप राजनीति में आए हैं, अब वो कौन से लोग हैं जो आपसे डरते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको डरना चाहिए। और मैं समझता हूँ जैसे पुलिस अधिकारी के रूप में मेरा काम था अपराध को समाप्त करना, उस पर बड़ा प्रहार करना, अब एक मंत्री के रूप में मेरा काम है कि मैं भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट करूं, जितना मेरे कार्यक्षेत्र में है, जो मेरे विभाग में है, जो मेरे डिपार्टमेंट्स में है। और उसके लिए बहुत सख्ती के साथ मैं कर भी रहा हूँ काम।
जितने भी ऐसे केस थे जिनमें जांच पूरी हो गई थी, निर्णय नहीं हुआ था मंत्री लेवल पे, जिसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बोलते हैं, तो वो तत्काल मैंने दिया। बाकी जहाँ जहाँ भी जांचें चल रही हैं निरंतर मैं उसके समीक्षा करता हूँ। जहाँ भी नई कोई शिकायतें मिली तो कभी भी उसको छुपाने की कोशिश नहीं की गई, हमेशा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार को जब हम रोक पाएंगे तभी हम सरकारी धन का सदुपयोग कर पाएंगे जी। तो पहले मैं समझता हूँ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई थी, भ्रष्टाचार भी एक तरह का अपराध है, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बिल्कुल सर, आपने अभी वाइफ का जिक्र किया था ज्योत्सना जी, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च की और जाना कि वो एक लेखिका भी हैं, ऑल इंडिया रेडियो में काम भी कर चुकी हैं और रेडियो जॉकी रही हैं। क्या जब आप जो भाषण देते हैं, क्या घर में वो एज अ वाइफ आपकी मदद करती है उन भाषणों को लिखने में, या उस पर कोई डिस्कशन इस तरह का होता है क्या घर में? हमारे घर में मेरे पॉलिटिक्स में आने से पहले बिल्कुल भी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती थी, क्योंकि मैं एक तो सरकारी कर्मचारी, वो भी पुलिस में, तो मैं पॉलिटिक्स से कोसों दूर हमेशा था। और वही परंपरा अभी भी चली आ रही है कि हम लोग घर में पॉलिटिक्स ना के बराबर। अच्छा, मतलब अभी भी डिस्कशन नहीं होते हैं घर पे? डिस्कशन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जितना मतलब कन्नौज से संबंधित, कन्नौज के विकास से संबंधित ऐसी चर्चाएं होती हैं। ज्योत्सना उसमें अपना योगदान भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अदरवाइज कि अब सरकार कौन सी बनने वाली है, नीतियों की आलोचना अगर ये घर में शुरू हो जाएगा तो घर में फिर शांति नहीं रहेगी। तो बिल्कुल, देखिए आपने कन्नौज का जिक्र किया, अभी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि आप खूब जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों के बीच में दिखाई दिए, कन्नौज में खास तौर से। क्या है कन्नौज में, किस तरह के जो चेंजेस हैं वो आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदलेगा वहां पर इस बार? कन्नौज में मोदी जी ने बहुत परिश्रम के साथ काम किया है। हमारे सांसद सुब्रत पाठक जी, जो कि हमारे सांसद की प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी बहुत लगन के साथ काम किया है, और सबसे बड़ी बात, सबको जोड़ने का काम किया है। सबका साथ और सबका विकास केवल नारा नहीं है, ये हमारे नीति है, हमारे हर चीज़ की नींव है। और इसका परिणाम ये है कि मेरा ही चुनाव अगर देखें तो कन्नौज सदर से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती थी। कैसे जीती? मेरे वजह से नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों को जोड़ा, और क्या धर्म, संप्रदाय, जाति की बात करें, सबको जोड़ने का काम किया, और वो जोड़ने की प्रक्रिया कन्नौज में और पूरे भारत में जारी है। तो सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का मैं समझता हूँ आज तक के राजनीति का है कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करने में बड़ा कदम उठाया। पूरा सफल हुआ नहीं, अभी काम जारी है, लेकिन इसी का परिणाम ये है कि आज हर धर्म, जाति, संप्रदाय से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। कन्नौज में भी ऐसा ही है। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने आए, उनका उन्होंने स्वागत किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून को कन्नौज से जीतेगी। बिल्कुल। सर, आपके यहाँ आने से पहले हमने काफी कुछ रिसर्च किया तो पता लगा कि आप किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते हैं। यहाँ पर भी आप बिना किसी सिक्योरिटी के आए हैं, और कहीं भी आप जाते हैं तो पहले ही बोल देते हैं कि कोई भी जो स्क्वाड है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि आप खुद पुलिस में रह चुके हैं, तो क्या वो जो मुश्किलें हैं उनको आप समझते हैं, या फिर कोई और वजह है? मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको जो खतरा है उसके आधार पे। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में गवाह है, किसी के भाई का मर्डर हो गया, वो अब गवाही देने वाला है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे जजेस जो टेररिस्ट के ट्रायल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो माफिया, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन स्टेटस के लिए नहीं होनी चाहिए। जिसको खतरा है और जितनी आवश्यकता है उतनी होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज में, खासकर यूपी में, ये काफ़ी प्रचलन सा हो गया कि बड़ा आदमी बनना है तो खूब सारे पुलिस वाले साथ में चले। तो मैं एक प्रभावी मंत्री या अच्छा एमएलए क्या इस बात से होऊंगा कि मेरे साथ कितने खाकी वर्दीधारी चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे फ्यूचर एक पॉलिटिशियन के रूप में या कन्नौज के विधायक के रूप में निर्भर करेगा कि मैं काम कितना अच्छा कर पाता हूँ और लोग मुझ तक सीधे आ पाते हैं कि नहीं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी गाड़ी जा रही है और कोई सायरन बजाती हुई एक गाड़ी आगे से आती है, हटो हटो करके वो डांटती है और चली जाती है, और पीछे एक गाड़ी वीआईपी की निकल जाती है, आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता सर। बस तो ये इस बात को मैं समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से बुरा लगे, और वैसे भी मुझे कोई ऐसा खतरा है भी नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। कभी खतरा होगा तो सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, फिलहाल कोई खतरा नहीं। बिल्कुल सर, जब आप एक पुलिस अधिकारी थे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप काफी जाने जाते थे, उसको लेकर लगातार आप काम करते थे। खाकी से खादी,
उस समय लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और अब की, क्या कुछ फर्क देखते हैं जब खाकी थी आपके पास और आज खादी है आपके पास? एक पुलिस वाले के पास सबसे बड़ा अधिकार होता है तुरंत किसी की मदद करने का। जैसे कि मेरी अंतिम पोस्टिंग जब मैंने रिटायरमेंट लिया कानपुर पुलिस कमिश्नर की थी, तो उदाहरण दूंगा कि एक माताजी पिताजी मेरे पास आए कि मेरे बेटा बहू ने हमें घर से निकाल दिया है, घर हमारा है और हम उसमें रह नहीं पा रहे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा तो उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आदेश भी करा रखा था, तो मैं उनको लेके गया और उनके घर में उनको तत्काल प्रवेश करा, मतलब चंद घंटों में उनको संतुष्ट किया। ये पुलिस कर सकती है, लेकिन समाज कल्याण विभाग या समाज कल्याण मंत्री अलग तरीके से काम कर सकता है। ऐसे कितने ही माता पिता हैं जो कि अपने घर में नहीं रह रहे हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, तो उनको हम वृद्धाश्रम में रखते हैं। ऐसे हर जिले में हमारे वृद्धाश्रम है। जो माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनकी पात्रता बनती है, तो उनको हम लोग पेंशन देते हैं 1000 रुपये प्रति माह। तो दोनों तरीके हैं मदद करने के। पुलिस का जो तरीका है वो झटपट वाला है, सबसे तुरंत है, प्रभावशाली है। समाज कल्याण का जो तरीका है वो उतना तेज नहीं है, लेकिन बहुत दीर्घकालिक है। आप उनको जड़ से उन समस्याओं को हल कर पाते हैं। तो सरकार में वैसे भी मन में अगर ऐसा सवाल आए कि पुलिस बेहतर है कि समाज कल्याण, तो वो सवाल ही गलत होगा। सबका अपना अपना रोल है। पुलिस अपना काम करती है, समाज कल्याण अपना काम करता है। बिल्कुल। सर, आपने मुलायम सिंह यादव के दौर में भी काम किया है, अखिलेश यादव के भी और मायावती के भी। आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। क्या कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ से जुड़ी हुई जब आपको ऐसा लगा हो एज अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर रहे हैं, कि आपको काम करने में किसी तरह की कोई मुश्किल आई हो? मतलब आप करना तो चाह रहे हैं उस काम को, लेकिन आप कर नहीं पा रहे एज अ पुलिस ऑफिसर। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट है? ऐसा मैं अपनी तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल एक बार 3-4 महीने के लिए एक जिले का चार्ज मेरे पास था जी। बाकी मैं उनके समय डेपुटेशन पे था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। लेकिन हाँ, योगी जी ने जिस तरीके से व्यवस्था को बदला है, ये ज़रूर एक बहुत रोचक दृष्टांत मुझे याद आता है। योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए करीब 1 साल हो गया था। मैं एंटी टेरर स्क्वाड को हेड कर रहा था उसमें। तो जैसा ATS जैसी संस्थाएं अपराधियों के, आतंकवादियों के टेलीफोन सुनती हैं, तो एक टेलीफोन सुनने का काम किसी अपराधी का था। तो मेरा एक कांस्टेबल हंसता हुआ मुझे एक पेन ड्राइव लेके आया। उसने बोला, सर ये कॉल सुनिए, बड़ा मज़ेदार कॉल है। तो मैंने क्या हुआ? तो सुनी तो सर। तो मैंने लगाया कॉल, तो रिकॉर्डिंग लगाई। तो एक यूपी का एक अपराधी था, बदमाश, जो यूपी का ही दूसरा अपराधी जो मुंबई में जाके रह रहा था, उससे बात कर रहा था। तो यूपी वाला उससे कह रहा था कि यार एक बहुत अच्छी सूचना है, मतलब कोर्ट में बात कर रहा था, पर मैं आपको आसान बता रहा हूँ कि एक पेट्रोल पंप है और उसका रात को शाम को कैश जाता है, तो हम लोग उसको लूट लेंगे और बड़ा अच्छा माल मिल जाएगा, तुम आ जाओ। तो जो मुंबई वाला था वो बोला कि यार मैं यहाँ पे केले बेच रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ भाई, तू भी आ जा, यहीं पे हम दोनों मिलके केले बेच लेंगे। योगी जी की सरकार है, कुछ गड़बड़ी हो गई अगर तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, और मेरे पास आ जा, हम दोनों यहाँ आराम से केले बेच लेंगे। इस चक्कर में मैं ना पड़ने वाला और तू भी ना पड़े। ये बात सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आई और मुझे बड़ी संतुष्टि भी हुई कि अगर एक व्यक्ति जो अपराध कर रहा था, दूसरा जो भी वो भी अपराधी है, छठे भी अपराधी हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि ना भाई अब अपराध नहीं करेंगे क्योंकि योगी जी की सरकार है। तो एक मुख्यमंत्री, योगी जी थोड़ी जाके कोई अपराधी को पकड़ते हैं, लेकिन योगी जी माहौल देते हैं पुलिस को काम करने की। उन्होंने स्वतंत्रता दी भी और साथ साथ प्रतिबंध भी लगाए, जिसका परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा परिणाम दे रही है। अब तो 7 साल इस बात को हो गए। अब याद करिए, आप तो छोटी हैं, पहले जब रात को चलते थे सड़क पे तो पुलिस बैरियर लगाती थी और जब 100 गाड़ी हो जाती थी करीब तो छोड़ती थी, कॉन्वॉय हम लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि वरना रात को लूट हो जाएगी। रात को गांव में पुलिस पहरा लगवाती थी, 20-20 लोग गांव के इकट्ठे होते थे कि जागते रहो पहरा लगाते थे, क्योंकि डकैती पड़ जाएगी। आज डकैती पड़ जाएगी, आज बकरी का बच्चा चोरी नहीं होता, किसी की मजाल है डकैती हो जाए। बच्चों को तो पता ही नहीं कैसी चीजें होती थी, लेकिन जो लोग मेरे उम्र के हैं उनको पता है, जो आज से 7-8 साल पहले जागरूक थे कि इस तरीके से कानून व्यवस्था खराब थी। मैं आपके सामने आंकड़े भी रख सकता हूँ बहुत सारे, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है हम लोग को। सर, अभी आपने कहा कि घर पे हमारे कभी भी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती। आपके 2 बेटे भी हैं, तो बेटे जो हैं वो कौन से वाले पापा को ज्यादा पसंद करते हैं, वो जो आईपीएस थे या वो जो अब नेता बन गए हैं? बच्चों को पुलिस बहुत पसंद होती है, सब बच्चों को। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास जो बच्चों के खिलौने हैं वो सारे होते हैं। बच्चों क्या चाहिए होता है? गन्स चाहिए होती हैं, कार्स चाहिए होती है, खासतौर से बॉयज को। सर, बॉयज को खासकर, गर्ल्स को भी,
वायरलेस सेट्स चाहिए होते हैं ना। तो इस तरह के जो बॉयज़ टॉयज़ खिलौने जो होते हैं वो सबसे जीवित रूप में ना, सजीव रूप में पुलिस देती है जी। तो सब बच्चों को पुलिस और वर्दी का बहुत शौक होता है। मेरे बच्चों को भी पुलिस और वर्दी का बहुत शौक उनको जब छोटे थे तो था। अब बड़ा बेटा अपने जॉब में है, होटल में है, वो छोटा अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है। तो मुझे अब ये सवाल मैं उनसे पूछ के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको पुलिस ज़्यादा पसंद है। सर, हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत से लोग हैं जिनके मन में बहुत से सवाल हैं और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जरूर, आसान से सवाल पूछिएगा। सर, मेरा नाम ज्योति है जी। आप ब्लैक कैंट कमांडो के पहले आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने ये ट्रेनिंग की थी, तो वो दौर टफ था या ये दौर? वो दौर फिजिकली बहुत टफ था, ये दौर मेंटली टफ है। लेकिन जीवन में चुनौतियों पे काम करना चाहिए। और जब मेरी इच्छा हुई कि मैं एनएसजी का जो ब्लैक कैट कमांडो कोर्स है वो करूं, तो बड़ी अजीब सी बाधा आई कि जो एनएसजी का नियम था उसमें ये कोर्स केवल सब इंस्पेक्टर्स तक का था, आईपीएस के लिए कोर्स था ही नहीं उनकी नीति में। तो जब मैंने अप्लाई किया तो एक बहुत अच्छे अधिकारी थे एनएसजी में, दीपक मिश्रा जी, वो रिटायर हो गए। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मेरे लिए नियम चेंज किया। उन्होंने कहा कि आईपीएस के लिए नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने सोचा नहीं कि कोई आईपीएस को भी करना चाहिए, आना चाहिए। अब पहली बार किसी आईपीएस ने अप्लाई किया तो उन्होंने रूल चेंज कर दिया और स्पेशली उन्होंने मुझे फिर उस ट्रेनिंग में शामिल कराया। और काफ़ी टफ ट्रेनिंग थी। उस समय की फिटनेस बहुत अच्छी थी, अब वो फिटनेस नहीं रही है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं तो आपके पास तब अलग पावर थी, और आज आप पॉलिटिक्स में हैं तब आपके पास अलग पावर है। तो तब के पावर में और आपके पावर में ऐसा क्या डिफरेंस आया और आप क्या फील करते हैं? पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जैसे हम पावर बोलते हैं तो यहाँ पे स्टेटस भी आ जाता है। और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या ये है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं वो क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि स्टेटस बदल जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इमरजेंसी नेचर की हैं। किसी के साथ में कोई घटना हुई, कोई बीमार भी हो गया तो भी आजकल पुलिस पहुंचा देती है अस्पताल में। लेकिन मोस्टली कोई झगड़ा हुआ, कोई क्राइम हुई तो पुलिस तुरंत जा कर के वहाँ पे प्रतिक्रिया देती है। एक मंत्री के रूप में या सरकार के अंग के रूप में हमारा काम है नीति बनाना। जैसे कि पुलिस की बात करूँ तो मुख्यमंत्री जी ने, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने नीति बनाई कि थानों के पास जो संसाधन होने चाहिए वो सारे संसाधन होने चाहिए। पहले ऐसा होता था कि बहुत कंप्यूटर दे दिया लेकिन टोनर नहीं मिल रहा है, उसका पेपर नहीं मिल रहा है, तो पुलिस कैसे काम करे। तो पॉलिसी के रूप में, नीति के रूप में मुख्यमंत्री जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उन्होंने पुलिस को सुसज्जित कर दिया। अब पुलिस वाले के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उस सारे संसाधन का सदुपयोग करूं। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। एक नीतिगत विषय पे है और एक ज़मीनी स्तर पे उसको लागू करने की है। मेरा सवाल यह है सर कि आप जब पुलिस ऑफिसर थे तो भी आप बिजी रहते होंगे, अब राजनेता हैं तो अब और ज़्यादा बिजी होंगे, तो ऐसे में आप फैमिली का टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? आपके बच्चे बड़े हुए हैं तो आप उनको बड़े होते हुए देख पाए हैं या वो भी एक मिस हो गया है कहीं लाइफ में? नहीं, मिस नहीं हुआ। मैंने वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक रखने की कोशिश की है। पुलिस में कॉमनली होता है कि रात तक काम बहुत होता है। रात को 2-2:30 बजे तक पुलिस वाले नॉर्मली या तो गश्त कर रहे हैं, गश्त नहीं भी करें तो फ़ोन पे, ऑफिस में काम चलता रहता है। और अब ये है, अच्छा हो गया पॉलिटिकल लाइफ में कि इतनी रात तक काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब मैं 11, 11:30 सो जाता हूँ और करीब 6, 6:30 उठ जाता हूँ। तो मतलब अब समय बेहतर हो गया उस हिसाब से। अब ये भी है कि मेरा एक बेटा चेन्नई में है, एक बेटा लखनऊ में है, तो हम लोग और मेरी पत्नी, चारों लोग रात को एक बार मौका मिलता है तो एक वीडियो कॉल करीब 10-15 मिनट का हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को आसान कर दिया है। कभी कहीं रात हो गई, गाड़ी से लौट रहे हैं या कहीं भी हैं, तो एक 10-15 मिनट का वीडियो कॉल ज़रूर हो जाता है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस को ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि एक ही जीवन है, उसके सभी आयाम का आनंद लिया जाए। सर, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी के कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं जी। आपके क्या फियर्स है? किस चीज़ से डरते हैं आप? मैं इस बात से डरता हूँ कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है अभी या पहले, वो कहीं अधूरी ना छूट जाए। मुझे 5 साल के लिए मंत्री बनाया गया समाज कल्याण का, तो जब मैं 5 साल बाद इस मंत्रालय को छोड़ूं तो मेरे पास कोई ऐसा रिग्रेट ना हो कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। जो मेरी क्षमता है उसको मैं बढ़ाऊँ, जो मेरी टीम है उसको मैं और अच्छे से काम पे लगाऊँ, अपने आप को विशेषज्ञ बनाऊँ
और अच्छे परिणाम दूं, तो परिणाम ना दे पाना ये चिंता या ये डर जरूर लगता है। सर, जब आप पुलिस में थे, 2019 की बात करें, 112 की एस्टैब्लिशमेंट में भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाया था उस समय। कोविड के समय जब हम 112 की बात करते हैं तो 112 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस समय निभाया था, लोगों के पास जाना, उनसे जुड़ना। उस समय किस तरह के थॉट्स आते थे, मतलब इस तरह से एक्स्ट्रा वर्क करना, लोगों से जुड़ना, क्या कुछ दिमाग में चलता था उस टाइम कोविड में? जो 100 नंबर की या 112 की व्यवस्था है, इसका पहली बार 2008 में मैंने प्रयोग किया अलीगढ़ में। एक छोटा सा 5 सीटर कंट्रोल रूम बनाया, कॉल सेंटर बनाया और अच्छे उसमें कॉल टेकर्स लगाए गए, एक पूरा प्रोसेस बनाया जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। फिर उसको हम लोग आगे और परिष्कृत करते गए। जब 112 का या उस समय डायल 100 था, मैं ADG बना, फिर 112 उसका नंबर चेंज हुआ, तो उसके साथ 6-7 महीने बाद कोविड की चुनौती आ गई। लेकिन तब तक मैं सिस्टम पे अपना कंट्रोल अच्छे से स्थापित कर चुका था, समझ चुका था कि क्या ताकत है और क्या नहीं है। तो जब खासकर लॉकडाउन हुआ तो सब लोग घर में थे, पुलिस की गाड़ियां सब खड़ी हो गई, कोई काम पुलिस के पास बचा नहीं। लेकिन हमारे पास 112 पे कॉल आ रहे थे कि हमारे घर पे राशन ख़त्म हो गया है, या हमारे घर पे छोटा बच्चा है, उसका बेबी फूड ख़त्म हो गया है। तो इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने, योगी जी के सामने हम रखा, इधर ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को और 112 पे लोग कॉल कर रहे हैं। तो योगी जी ने तुरंत निर्णय लिया कि पूछा भी हमसे कि क्या पुलिस के माध्यम से हम राशन या दवाई, बच्चों का खाना पहुँचा सकते हैं। मैंने कहा सर, हमारी गाड़ी तो खाली पड़ी है और हमारे पास पूरा सिस्टम है इसको करने का, लेकिन हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास बेबी फूड जैसी चीज़ नहीं है। तो वो फिर राजस्व विभाग से, अन्य विभागों से और बहुत से जनता के लोगों ने योगदान किया और पूरी पुलिस फिर लॉकडाउन में राशन और दवाई पहुंचाने वाली एजेंसी बन गई। अब ये काम सोचने में तो कठिन था ही, लेकिन करने में और कठिन था, क्योंकि पुलिस की कभी ओरिएंटेशन ऐसी थी नहीं कि वो सामान इस तरीके से पहुंचाएगी। लेकिन मुझे बहुत गौरव होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमारे पुलिसकर्मी साथी, महिलाएं भी जिनमें बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन्होंने अपने अंदर तुरंत जैसा एक युद्ध में परिवर्तन लाना चाहिए वो लाए और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि भी बहुत उससे सुधरी। और व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति जो जाकर के ऐसे सेवा करके आया या करके आई, उनको बहुत पुण्य मिला। 112 में कोई कभी बीमार नहीं पड़ा पूरे कोविड में। मैं बार बार बोलता था इसीलिए क्योंकि इतना पुण्य मिल रहा है कि हम लोग को वायरस अटैक नहीं कर रहा है, जबकि हम 24 घंटे काम पे हैं। सर, अभी न्यूज़ रूम में और भी कई लोग हैं जिनके मन में बहुत से सवाल हैं, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। राजनीति के फील्ड में कदम रख रहे थे तो आपके पास तमाम पार्टियों के ऑप्शन भी थे और ऑफर भी थे, तो आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया? नहीं, मेरे पास तमाम पार्टियों के ऑफर नहीं थे और तमाम पार्टियां ऐसा करती भी नहीं है कि मेरी तरह, जैसे भाजपा ने मुझे सुझाव दिया, आमंत्रित किया, मेरे ख्याल से ज़्यादातर पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टियां हैं। परिवारवादी पार्टियों को डर लगता है कि कोई नेता आ गया दूसरा, वो मुझसे ज़्यादा कद बढ़ जाएगा, तो वो ऐसा करती ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह काम करती है। मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप एस जयशंकर जी को देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को देखिए, मेरे बैचमेट ही हैं। जैसे मैंने बोला, उत्तर प्रदेश में 8 डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, सामाजिक विविधता लेकर के आते हैं और सरकार को बेहतर चलाने में योगदान करते हैं। आपने सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर स्टीवेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, सर क्या आप उन दिनों को याद करते हैं, अपने कॉलेज में बिताए हुए पलों को? ज़रूर, बिल्कुल। कॉलेज के पलों को तो सभी लोग याद करते हैं, मैं भी खूब अच्छे से याद करता हूँ और बहुत अच्छा सीखने का समय था। और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जो बेहतर परिवर्तन, सार्थक परिवर्तन आए, वो सबसे ज़्यादा कॉलेज के समय आए। कॉलेज की पढ़ाई से भी और साथ साथ कॉलेज की और गतिविधियाँ, थिएटर करना, डिबेट करना, दौड़ना, खेलना, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी ऐसी, फोटोग्राफी, ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ थीं और उनको प्रोत्साहित किया जाता था। तो व्यक्तित्व निखारने में कॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल मेरे लिए रहा, निश्चित रूप से। सर, आपने एक लंबे समय तक पुलिस सर्विसेज में भी काम किया है और अब राजनीति में है। खुद के एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? क्या मैं स्ट्रेस फ्री दिख रहा हूँ? नहीं सर, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि जब आपको वक्त मिलता है अगर, तो किस तरह से आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखते हैं? पहली तो कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस के कुछ जनक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस की बात अगर करें तो अगर अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें तो स्ट्रेस होता है।
गुस्सा ज़्यादा करो तो स्ट्रेस होता है। तो पहली बात तो अपने आप को उन चीज़ों से बचाने की कोशिश मैं करता हूँ। मुझे केवल एक ही बात से स्ट्रेस होता है, अगर मैं कहीं लेट पहुँच रहा होता हूँ और कोई कहे कि भैया आप लेट हो गए और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये बात मुझे ज़रूर स्ट्रेस देती है। तो मैं अपना दिन का समय प्रबंधन बड़ा होशियारी से करने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मार्जिन कुशन भी रखता हूँ, ताकि अगर कहीं पे लेट भी हो जाए तो अगली जगह हम टाइम से पहुँच जाएँ। तो केवल इसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है। लेकिन अब पुलिस में तो खैर उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। पुलिस में समयशीलता, पंक्चुअलिटी का महत्व है ही। राजनीति में थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में समयशीलता को 99% लाने में सफल हुआ हूँ, तो अब टेंशन नहीं। सर, स्ट्रेस फ्री होने के लिए ज्योत्सना मैम की बुक्स पढ़ते हैं क्या आप? हाँ, ज्योत्सना बहुत अच्छा लिखती हैं, और खासकर उनके ब्लॉग्स छोटे छोटे होते हैं, 800-1000 शब्द के, बहुत ही रोचक जानकारी के होते हैं, रिसर्च से बढ़े होते हैं। कुछ हंसी मजाक वाले भी होते हैं, कुछ सौंदर्य के भी होते हैं। तो मैं बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, और ये शायद मेरा ही प्रिविलेज है कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ज्योत्सना के मुंह से सुनता भी हूँ, जो शायद और कोई नहीं सुनता। मुझे पढ़ के सुनाती तो बड़ा आनंद आता है। मैं उनको बोलता हूँ कि इसको तुम रिकॉर्ड करके ऑडियो ब्लॉग, अगर ऐसा कोई वर्ड होता है, वो भी डाला करो। तो पर अभी उन्होंने किया नहीं है, पर अगर करेंगी तो मुझे लगता है और व्यूअरशिप होगी उसकी। ठीक है सर, अब एक सवाल आपसे और, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है, 400 पार वाला नारा मोदी जी का और मिशन 80 उत्तर प्रदेश का, क्या क्या कहेंगे? जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम हमेशा एक बड़े मानक को लेकर के चलते हैं, और बड़े मानक से ही हमने उत्तर प्रदेश में 80 का मानक तय किया, और मुझे 80 में से 80 के जो मानक हमने बनाया वो पूरा होता हुआ दिखता है। कारण ये कि मूल समीकरण इस बार बहुत अच्छा है। इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, और सबसे बड़ी बात जो विकास के कार्य हुए हैं, अन्य लोकप्रियता मोदी जी की जो है, योगी जी की है, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग धर्म, जाति, संप्रदाय के बंधन को तोड़ते हुए आज भाजपा के साथ में जुड़े। और पूरे देश में जो 400 का टास्क है, हमारा टारगेट है, उसमें उत्तर प्रदेश के 80 का बहुत बड़ा रोल होगा। और आप देखिएगा 4 तारीख को 400 पार भी होगा और 80 भी पूरा होगा। तो हमारे साथ असीम अरुण जी ने बड़े ही बेबाक तरीके से लेकिन सादगी के साथ अपनी बातें रखने की कोशिश की। नेताजी न्यूज रूम में आज हमारे खास मेहमान बने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी न्यूज रूम में के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए नेता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।